Yo, mano, physics में ना ऊपर. Let's do question number 97. यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर वायर है and it is hinged at A. ठीक है. So it can freely rotate about a horizontal axis. Semicircle is released from rest and find the hinge force. ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? It is at a distance of 2r by pi. तो उसका ग्रेविटी लगेगा. The perpendicular distance would be r, so mg into r is a torque, should be I alpha. Now what is the moment of inertia of this semicircular ring about the point A? अगर मैं पूरा रिंग कंप्लीट करूँ, इसका मास 2m, तो A के अबाउट कितना होता है पूरे रिंग का? 2m into r square is about the center of mass plus md square. तो 4mr square is पूरे रिंग का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग कितना हो जाएगा? उसका हाफ 2mr square. सो 2mr square इंटू अल्फा. तो अल्फा का वैल्यू आ गया मेरे पास g/2r. ठीक है. अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए. सो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट द हिंज. सो इनिशियली तो कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, रेस्ट से रिलीज का, तो जो भी है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. ठीक है. सो लेट्स कॉल दिस रेडियस एज स्मॉल r. राइट. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ठीक है. तो ये एंगल भी थीटा बन गया. ऑलराइट, ये 90 डिग्री है ना. तो सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट डाउनवर्ड y एक्सिस लेता हूँ, लेफ्ट को x एक्सिस बोलता हूँ. ठीक है. सो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे कितना होगा? अल्फा इंटू आर, एंड y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अल्फा आर इंटू कॉस थीटा. एंड आर कॉस थीटा कितना है? कैपिटल आर. ठीक है. सो आई कैन से एम जी माइनस, लेट्स से यहाँ पर कुछ एफ वाई है, तो अल्फा आर का वैल्यू मिला g/2. सो एफ वाई एंड एक एफ एक्स. सो ऐसे दो कंपोनेंट्स है हिंज फोर्स के. सो एम जी माइनस एफ वाई वुड बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट, एम g/2. सो एफ वाई का वैल्यू हो गया एम g/2. एंड एफ एक्स हिंज फोर्स विल प्रोवाइड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दैट विल बी एम इंटू, वो कितना हो जाएगा? अल्फा आर, सॉरी अल्फा स्मॉल आर इंटू साइन थीटा. दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. ठीक है. तो ये जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी साइन थीटा. एंड व्हाट इज आर साइन थीटा? आर साइन थीटा इज नथिंग बट 2r by pi. करेक्ट. ये ट्राइंगल देखो. सो एफ एक्स का वैल्यू बन जाएगा m इंटू अल्फा इंटू 2r by pi, एंड अल्फा आर का वैल्यू इज g/2. सो दिस विल बिकम mg/pi. ठीक है. एंड देन यू कैन स्क्वायर एंड ऐड टू गेट द मैग्नीट्यूड. देख लो. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 70. तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी, वो फॉर्म दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, सो आई एम जस्ट गोना सब्स्टिट्यूट दैट. सो x⁴ माइनस 5x², इस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. So if the total mechanical energy of the particle is 0, find the coordinates where we can expect to find the particle. So I know that kinetic energy always has to be greater than or equal to 0. That means I can write kinetic energy as total energy minus potential energy always greater than or equal to 0. मतलब potential energy always has to be lesser than or equal to E, which is total energy. So therefore in our case, because mechanical energy is 0 बोला हुआ है, so the potential energy always has to be lesser than or equal to 0. So let's do that. x⁴ minus 5x² is lesser than or equal to 0. So x² अगर common ले लो, so आ जाएगा x² minus 5 is lesser than equal to 0. So x will be lesser than equal to √5 and greater than equal to minus √5. ठीक है, meters में. So this is the range of x where we can expect to find the particle. तो पार्ट बी में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. मतलब कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. सो जरा कैलकुलस यूज करते हैं. तो du/dx वुड बी 4x³ माइनस 10x. ठीक है. एंड इसको अगर मैं 0 करूँ तो एक तो x = 0 पे आ रहा है, और x = 0, या फिर x = √5/2. ठीक है, प्लस माइनस. ऑलराइट, ये चीज़ आ रहा है ना. सो वी हैव टू चेक कहाँ पर मिनिमा है. वी नीड टू चेक d2u/dx². सो d2u/dx² वुड बी 12x² माइनस 10.
ठीक है, तो ओरिजिन पे तो वो लेसर देन 0 है, तो ओरिजिन तो मैक्सिमम बन गया, एंड x इक्वल टू प्लस माइनस √5 पे, √5/2 पे यू कैन सी d2u/dx² विल बी पॉजिटिव, दिख रहा है? सो देयरफॉर दैट इज मिनिमा, ठीक है। सो एट x इक्वल टू प्लस माइनस √5/2 व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? दैट विल बी x⁴, मतलब वो क्या बन जाएगा 25/4, करेक्ट, -5 times x², राइट, so this will be -25/4 joules, but kinetic energy, total energy 0, so kinetic energy should be 25/4, and क्या पूछा maximum speed and mass दिया 1, ठीक है, तो v would be 5/√2 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लो कैलकुलेशन मैंने सही किया, ठीक है, देख लो। Let's look at question number 14, तो ऐसा डायग्राम है और a और b के अक्रॉस C इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, so let's just start, let's just रीड्रॉ द डायग्राम्स। तो एक तो A है टर्मिनल, एक B है, जंक्शंस कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ सपोज X बोलूँ तो ये भी X हो जाएगा, दूसरा जंक्शन कहाँ पर है, ये Y बोलूँ तो ये पूरा Y बन जाएगा, ठीक है, ये भी X एंड ये वाले B है, ठीक है। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड्रॉ द डायग्राम। See, capacitors are between A and X के बीच में है, X and Y के बीच में है, Y and B के बीच में भी है, X and B के बीच में भी है, so something sort of Wheatstone should strike, देखते हैं। तो इस तरीके से let me read the diagram। तो A और X के बीच में क्या है, 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड एंड ये 4 माइक्रोफैरड आर बिटवीन A and X, ठीक है, तो वो पैरेलल में होके 6 माइक्रोफैरड बन जाएगा। फिर A एंड Y के बीच में क्या है, 12 माइक्रोफैरड, तो 12 माइक्रोफैरड A और Y के बीच में। फिर Y एंड B के बीच में क्या है, एक 13 माइक्रोफैरड है एंड और कुछ है क्या Y एंड B के बीच में, ये 11 माइक्रोफैरड भी Y एंड B के बीच में, तो वो बन जाएगा 24 माइक्रोफैरड एंड X एंड B के बीच में ये 12 माइक्रोफैरड है एंड X और Y के बीच में कुछ तो है which doesn't matter because ये Wheatstone बना, 6/12 is 12/24, so we don't care what is between X and Y, so हो गया। अभी इसका क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो हो गया। तो see यहाँ पे I can connect X and Y because they are equipotential by Wheatstone, so 6 and 12 will be in parallel, तो मेरे पास आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड एंड 12 and 24 will be 36 microfarad in parallel, and now in series, so 1 by C equivalent will be 1 by 18 plus 1 by 36, तो हो जाएगा 3 by 36, तो C equivalent would be 12 microfarad। देख लो। Let's look at question number 27। तो मेरे पास एक सैटेलाइट है at a height of the earth है, so at a height of r/2 ये सैटेलाइट is revolving, ठीक है, around the sun, around the earth। बोला भाई find the minimum impulse imparted by the rocket to the satellite to make it leave from the gravity of the earth। तो ऑलरेडी उसका स्पीड कितना होगा, सेंटर से कितना 3r/2 डिस्टेंस पर है, तो उसका स्पीड हो जाएगा gm डिवाइड बाय 3r/2। पर अब फाइनली अपने को देना है स्पीड कितना, एस्केप स्पीड देना है मिनिमम, सो √2 gm by r is 3r/2। Alright, √2 gm by r, where r is the radius of the satellite, which is 3r/2। तो अपने को कितना impulse देना पड़ेगा, mass of the satellite into the change in velocity। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। And minimum work done by the rocket is the change in energy, and initial energy कितना होता है सैटेलाइट का, -gmm/2r सर्कुलर ऑर्बिट पे, और फाइनली कितना 0 बिकॉज उसको जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। तो ये मेरा हो गया आंसर। Let's look at question number 61। A sinusoidal wave of small amplitude is traveling on a stretched string। तो इक्वेशन दिया हुआ है y = a sin
kx minus omega t दिया हुआ है, ठीक है। Consider a small element length delta x on the string at x equal to 0. Find the elastic potential energy stored in the element at time t equal to 0. So potential energy per unit length कितना होता है? Half t del y by del x the whole square. And traveling wave में मुझे पता है it is also equal to the kinetic energy per unit length. Half mu del y by del t. So this will be a little easier to use. Half mu del y by del t the whole square. तो कितना हो जाएगा? Half mu del y by del t मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो गया, दोनों से इक्वल होते हैं ट्रैवलिंग वेव में। तो क्या पूछा हुआ है? एट टी इक्वल टू 0 पूछा हुआ है। सो एट टी इक्वल टू 0 आई कैन राइट हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर के एक्स, ठीक है। एंड बोला गया एट एक्स इक्वल टू 0 पूछा हुआ, सो एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 भी यहाँ पे डाल देता हूँ, सो बन जाएगा cos स्क्वायर के एक्स की जगह 1 हो जाएगा, है ना। ऑलराइट, सो देयरफॉर द स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी stored in that small element I can write it as per unit length, which is half mu omega square a square into the length delta x, ठीक है। This is also the small delta k बोल रहा हूँ मैं, और small kinetic energy stored in that element। देख लो। Let's look at question number 40। तो मेरे पास एक wooden disc है around which has a single loop of wire wound around its circumference, ठीक है। And then I have a rod, massless rod है, ठीक है। So when a current is given to the wire in this direction, find the least value of I such that one end of the rod leaves the support। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसे हो जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स, करेक्ट। सो m क्रॉस b would cause the ring to rotate, एंड वो रोटेट किस तरीके से होगा? बेसिकली रिंग टू रोटेट मतलब पूरे सिस्टम पे लेते हैं अपन, पूरा सिस्टम इज द रॉड एंड द डिस्क, तो पूरे पे एक एंटी क्लॉकवाइज m क्रॉस b टॉर्क लगेगा। सो इट विल टेंड टू रोटेट इन दिस मैनर, ऐसे, ठीक है। सो जस्ट लिफ्ट ऑफ करने के लिए इट विल टेंड टू रोटेट अबाउट द लेफ्ट एज। सो जस्ट लिफ्ट ऑफ करने के लिए जो मास mg दिया हुआ है, सो mg into this distance d by 2 should just balance out the torque, which is I into pi r square into b naught। I का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। Let's look at question number 77। तो बोला हुआ है कि कंडक्टिंग डिस्क है, ऐसे एक डिस्क है, उसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस। तो पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। सो व्हाट इज गोना हैपन इज, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r इलेक्ट्रॉन पे, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाय e, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल देयरफॉर बी इंटीग्रल e dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो वो बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम radially outwards because electric force should be radially inwards on the electron, so electric field will be outwards, so potential will be higher at the axis। Let's look at question number 40। A smooth rod is fixed at an angle theta and एक चार्ज है प्लस q at the bottom and एक दूसरा चार्ज है q बीड, उसका मास m है, ठीक है। x नॉट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। सो इक्विलिब्रियम में कहना है से k q डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर शुड बैलेंस आउट mg sin theta। ऑलराइट, नाउ इफ द बीड इज डिस्प्लेस्ड अ लिटिल बिट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x, तो उस पे फोर्स कितना हो जाएगा? यू विल हैव k q डिवाइड बाय x नॉट प्लस x द होल स्क्वायर माइनस mg sin theta। आई एम राइटिंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो स्मॉल x के लिए एक तरीका है कि आई कैन जस्ट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट k एज माइनस df बाई dx एट x इज इक्वल टू x नॉट, या फिर मैं बाइनोमियल भी लगा सकता हूँ।
जैसे कि के क्यू क्यू एक्स नॉट कॉमन ले लो तो अंदर 1 प्लस एक्स बाई एक्स नॉट द होल स्क्वायर बचेगा, उसको मैं बाइनोमियल से ऊपर लिख लेता हूँ 1 माइनस 2x बाई एक्स नॉट। ठीक है, तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर एम जी साइन थीटा तो कट गया, बचेगा माइनस 2k क्यू क्यू बाई एक्स नॉट क्यूब इंटू एक्स। सो दिस बिकम्स माई इक्विवेलेंट के, एंड फिर टाइम पीरियड भी आ जाएगा, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा रूट के इक्विवेलेंट बाय मास। देख लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 94। तो मेरे पास एक बीम ऑफ लाइट है जो ऐसे आ रहा है एंड देन रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, ये रूट 2 दिया, ये 1 दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30 डिग्री दिया, तो आई कैन राइट रूट 2 साइन 30 शुड बी इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, राइट। अब क्या बोला गया है कि इंटेंसिटी आई नॉट है, सो हाउ इज इंटेंसिटी डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द पावर डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो सपोज दिस ग्रीन लाइन इज द डायमीटर, द इंटेंसिटी वुड बी पाई डी नॉट दिया हुआ है डायमीटर, तो एरिया इज पाई डी नॉट स्क्वायर बाय 4। एंटायर पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, सो लेट्स से कि द न्यू डायमीटर इज डी, तो द न्यू इंटेंसिटी बाय ओल्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, बिकॉज पावर तो सेम है दोनों इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड बीम्स में, तो ये बन जाएगा डी नॉट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, करेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अब मुझे बस डी नॉट का वैल्यू डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो लेट्स से दैट दिस, इसका वैल्यू कुछ डी डैश है, तो ये 30 डिग्री हो गया, राइट। सो आई कैन से d naught is equal to d dash cos 30, and of course similarly d is equal to d dash cos 45, right। so हो गया, बस इसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है इधर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 30 मतलब cos स्क्वायर 30 मतलब 3/4 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 45, so ये बन जाएगा 3/2। so intensity would be 3 I naught by 2। let's look at question number 68। तो क्या बोला गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड एक मिरर है। ठीक है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कमिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। लेट मी जस्ट ड्रॉ द मिरर हियर। तो उसका फोकल लेंथ 40 है एंड मिरर ये 20 सेंटीमीटर है। सो दिस इज O, दिस इज M। लेट्स से इमेज इन द मिरर आई बोलता हूँ that forms at 20 centimeters, sorry, image in the lens forms at 20 centimeters from M, correct, because focal length 40 है। ठीक है, तो अब जो इमेज ये दिस इज लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, तो प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बनेगा, राइट। पॉइंट P पे बोला गया, और वो ये भी बोला गया कि OP is 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। ठीक है, नाउ MI this is also 20, so of course PM is also 20 because we know plane mirror में ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल्स है, राइट। एंड ये भी 20, करेक्ट। अब ये थीटा है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, so 2 theta plus 60 here should be 180, theta is 60। Let's look at question number 15। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ये डिस्टेंस R है, ये भी R है। ठीक है, तो पूछा गया है फाइंड द चेंज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वेवफ्रंट जस्ट आफ्टर द एंटर द ग्लास एट पॉइंट O। सो ये मेरा प्लेन सरफेस है, ये मेरा सोर्स है, तो उसके कारण जो वेवफ्रंट आएगा, वी ओनली लुकिंग एट पैरेक्शियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है? R, करेक्ट, वो दिया हुआ डिस्टेंस, राइट। नाउ व्हेन इट एंटर्स, मतलब द रिफ्रैक्टेड रेज विल बी अपीयरिंग टू कम फ्रॉम द इमेज। सो इमेज कहाँ पर होगा? तो प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने को पता है। यहाँ पर आई कैन टेक दिस इज पॉजिटिव x axis, so u equal to -r, so I'll have mu2 which is mu
by V minus mu1 divided by U should be mu2 minus mu1 divided by radius of curvature of the plane surface is infinite. तो ये 0 हो जाएगा, right? So V would be equal to mu r. Okay, so minus mu r मतलब यहाँ पर आएगा image in the plane surface. So therefore just after entering the radius of curvature will be this mu r. So the change in radius of curvature, option A, would be mu minus 1 times r. ठीक है, और mu का वैल्यू कितना दिया 3/2, तो ये बन जाएगा 3r by r by 2. ऑलराइट, अच्छा फिर find the radius of curvature of the wavefront at a point P just outside the glass. So we just have to figure out finally कहाँ पर image बन रहा है after refraction through the curved surface. So this image in the plane surface will act as an object for the curved surface. That's at a distance of mu r, mu plus 1r. ये mu r is 3r by 2. So this will become 5r by 2. So I'll have, अब rays are going from glass to air, so mu2 will be 1 divided by V minus mu, which is 3/2, divided by U, which is minus 5r by 2, should be equal to mu2 minus mu1 divided by r. Radius of curvature यहाँ पर मतलब with the sign has to be minus r because इसका center of curvature is on the negative x-axis. ठीक है, this is the positive x-axis. तो देखो क्या बन जाएगा, 1 by V plus 3 by 5r should be equal to 1 by 2r. So 1 by V should be equal to, तो ये हो जाएगा minus 1 by 10r. So V is equal to minus 10r. ठीक है, so therefore the radius would be, the image is at a distance of 10r from the surface. So that image would be, the distance itself would be the wavefront का radius. ठीक है, let's look at question number 49. तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, टॉप व्यू देखूंगा तो ऐसे है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा विच इज 30 डिग्री. ठीक है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, द मटेरियल हैज कंडक्टिविटी सिग्मा एंड द करंट इज फ्लोइंग दिस वे. ठीक है, सो एट अ डिस्टेंस सम, लेट्स से रेडियस इज गोइंग फ्रॉम r to 2 है ना, सो लेट मी टेक सम x एज द रेडियस. तो एक थिन स्ट्रिप कंसिडर करो टॉप व्यू में, उसका थिकनेस dx. सो मतलब वो स्ट्रिप ऐसा है, ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन है वो टॉप व्यू है. तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस, दैट वुड बी रेजिस्टिविटी विच इज 1 by सिग्मा रो l by a होता है ना, एंड l का वैल्यू हो जाएगा x into थीटा, राइट, आर्क लेंथ, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस रेड एरिया, इसका हाइट t दिया हुआ है, थिकनेस t दिया हुआ है, into dx. ठीक है, and all these resistors, all these elements will be in parallel because they are across the same two rectangular surfaces. ठीक है, तो because the current is flowing from left to right, ये पूरा एक पोटेंशियल पर होगा एंड ये पूरा एक पोटेंशियल पर होगा, तो सारे जो ग्रीन स्ट्रिप्स है दे आर इन पैरेलल. इसका मतलब आई कैन ऐड इसका रेसिप्रोकल, सो आई विल हैव 1 by r इक्विवेलेंट वुड बी, इसका रेसिप्रोकल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड x विल गो फ्रॉम r to 2r. ठीक है, सो सिग्मा t, थीटा को मैं पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, इंटू dx by x का इंटीग्रल ln2 एंड हाँ इसका रेसिप्रोकल ले लेना टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देख लो, let's look at question number 22. In a sample there are two radioactive nuclides x and y.
Initially, the population of X is 2.5 times that of Y. It was observed 3 days later that the population of X became 5 times that of the population of Y. Find the half-life of X, if half-life of Y is 2 days. Okay, so nx is 2.5 times ny initially. ठीक है, 3 days के बाद nx कितना हो जाएगा, nx into e raised to minus lambda xt, and this should be 5 times ny. ठीक है, so nx is 2.5 ny, so ये मेरे पास आ जाएगा e raised to minus lambda xt is twice of e raised to minus. ठीक है, so क्योंकि मैंने nx ये एक्सप्रेशन यूज किया, तो I'll have ln ले लेता हूँ, so I'll have minus lambda x into 3 days, t मतलब 3 days दिया ना, should be equal to ln 2 minus lambda y into 3 days. ठीक है, so lambda x will become lambda y कितना दिया, half life ही चाहिए ना, so I can just write it as minus ln 2 divided by half life of x into 3 days should be ln 2 minus ln 2 divided by half life of y. Half life of y कितना दिया, 2 days into 3 days. ठीक है, so I'll have right ln 2 सब जगह कैंसिल कर दिया मैंने, so this will become 6 days. So half life of x is 6 days. Let's look at question number 21. तो मेरे पास एक कैपेसिटर प्लेट है जिसमें ऐसे 3 डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, डिस्टेंस d है, so k 2k and 3k ऐसा दिया हुआ है. Alright, क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट. तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा, अगर मैं सिग्मा बोलूँ किसी पॉइंट पर, तो वहां पर फील्ड कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट द नेट फील्ड विल बी डिवाइडेड बाय के, राइट. सो फील्ड जो है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू के वी एप्सिलॉन नॉट बाय डी. ठीक है, तो जिसका के ज्यादा है उसका सिग्मा ज्यादा होगा, सो मैक्सिमम सिग्मा डिवाइडेड बाय मिनिमम ये पूछा गया, तो वो तो 3 बन जाएगा ना, 3k डिवाइडेड बाय के. फिर कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्जेस ऑन द मिडिल डाइलेक्ट्रिक. तो मिडिल डाइलेक्ट्रिक पे प्लेट पे सिग्मा कितना है, दैट इज 2k, के की जगह यहाँ पर 2k आ जाएगा, 2k वी एप्सिलॉन नॉट बाय डी. सो इंड्यूस्ड चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव इंड्यूस होगा, वो कितना हो जाएगा, लेट मी राइट इट हियर, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय 2k. ठीक है, ये सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा. और क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सिंपल है, k इंटू एवरी डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है a/3 है, सो k इंटू एप्सिलॉन नॉट a/3 d प्लस 2k इंटू एप्सिलॉन नॉट a/3 d प्लस 3k इंटू एप्सिलॉन नॉट a/3 d. ठीक है, तो ये बन जाएगा 6k मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट 2k एप्सिलॉन नॉट a/3 d. देख लो. Let's look at question number 65. तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड एक ऑब्जेक्ट A रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर एंड एक ऑब्जेक्ट B रखा हुआ है 60 पर. बोला गया दोनों का इमेज कोइंसाइड करता है, तो फाइंड द फोकल लेंथ. ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. फोकल लेंथ निकालना मुझे, तो दोनों का इमेज कोइंसाइड करता मतलब कहाँ पर होगा इमेज, इट हैज टू बी टू द लेफ्ट समवेयर हियर, बिकॉज जो B का इमेज है, B is at a greater distance than A, है ना, so B has to form a real image and A has to form a virtual image. तो ही possible है, right? Both cannot form real image, नहीं तो image obviously same side पे नहीं आएगा लेंस के. So B has to form a real image, मतलब यहाँ पर, and A has to form virtual. Because I know A is at a lesser distance, मतलब focus has to be greater than 30. इतना मुझे पता चल गया.
Okay, so let's do this. So let's say this is some x, डिस्टेंस x बोलता हूँ, ठीक है. तो a के लिए फॉर a का वैल्यू -30 है, u का वैल्यू, सो 1/v. सो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -x, करेक्ट. सो दिस विल बी 1/f, ठीक है. एंड b के लिए u is -60. So b, for b, this is the positive x-axis because rays are incident this way. So left hand side is positive x-axis. So v का value positive x होगा. For b, this is a real image. Okay, so I'll have 1/v minus 1/u should be 1/f. Now let's eliminate x by adding the two equations. So I'll have 1/30 plus 1/60 is equal to 2/f. तो हो गया. यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/60, तो मतलब f का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा.